लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक हमने मेथड ओवरराइडिंग ये सीखा था। उसके बाद कैसे बेस क्लास की मेथड को फाइनल डिक्लेयर किया जाए ताकि कोर फंक्शनैलिटीज अगर प्रोग्रामर फाइनल घोषित कर देता है तो डिराइव का प्रोग्रामर उससे ओवरराइड नहीं कर सकता। अब एक दूसरी समस्या डिस्कस करते हैं। मान लो डिराइव से बेस क्लास की एक मेथड कॉल करनी है और उसी नाम की मेथड डिराइव क्लास में है, तो क्या होगा? लेट्स सी। क्लास का नाम ऐसे ही दिया है, कुछ सोच समझ के नहीं दिया है। एक सैम मेथड है और एक टॉम मेथड है। ट्रिपल बी क्लास है, एक्सटेंड कर लिए ट्रिपल ए को। एक जॉय नाम की मेथड है। टिम नाम की मेथड है, या टॉम नाम की मेथड को ओवरराइड कर दिया। ये जो टॉम नाम की मेथड है वो यहाँ ओवरराइड कर दी। अब यहाँ प्रिंट करवा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेमाइस। अब ट्रिपल बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका एड्रेस बी नाम के पॉइंटर को असाइन किया। अब बी डॉट टॉम तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, टॉम मेथड चल जाएगी। ये वाली मेथड ओवरराइडिंग है। ट्रिपल बी का ऑब्जेक्ट बनाए, टॉम कॉल करी, इंस्टेड ऑफ ग्रेट नाइस प्रिंट होगा क्योंकि मेथड ओवरराइड कर चुके हैं। नाइस प्रिंट हुआ। पर इस प्रोग्रामर की इच्छा है कि यहाँ से वो बेस क्लास का टॉम कॉल करे, तो अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा? तो सी प्लस से भी हमने पढ़ा था, इनफाइनाइट रिकर्शन हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा मन कहता है कि ये वाला ऊपर वाला टॉम कॉल हो, पर इंटरनली तो पहले वो जो टॉम है वो इन हाउस ढूंढा जाएगा, मतलब ट्रिपल बी क्लास में ही ढूंढा जाएगा, मिल जाएगा, चल जाएगा। तो हर सूरत में डिराइव का ही टॉम चलेगा। तो यहाँ से ये टॉम चला, कभी ना कभी स्टैक फुल हो जाएगा। स्टैक फुल मतलब जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो ध्यान हो तो पढ़ाया गया था आपको कि उसकी कॉपी बनती है, फिर कॉपी पे कॉपी बनती जाएगी, रैम में ही बनेगी कॉपी। तो कभी ना कभी वो जो बड़ा सा एरिया एलोकेट कर रखा है एप्लीकेशन के लिए वो फुल हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। क्रैश हो गई एप्लीकेशन। लिख लो आप ये, फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लीजिएगा प्लीज़, काफ़ी टाइम है आपके पास, आप लिख लीजिए। हमको ये जावा इस तरह से पढ़ना है कि उसके बाद कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप आ जाए। अगेन लिख लीजिए, अगेन पॉज करके लिख लीजिए। अब यहाँ ऐसा कुछ लिखें जिससे क्लियरली स्पेसिफाई हो जाए कि हम चाहते हैं कि ट्रिपल ए का टॉम चले। अगर ये सी प्लस प्लस होता तो हम यहाँ ऐसा लिखते हैं, बेस क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टॉम, मतलब क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया कि ट्रिपल ए का टॉम चले। जावा में यही काम करना हो तो सुपर कीवर्ड है। सुपर के दो अलग अलग यूज़ है, अभी तो ये वाला यूज़ सिखा रहा हूँ। सुपर डॉट टॉम काम हो जाएगा। यहाँ से टॉम कॉल हुआ, ट्रिपल बी क्लास में ढूंढा गया, ट्रिपल बी क्लास में टॉम मिला, उसकी पहली लाइन पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सुपर का टॉम मतलब बेस क्लास का टॉम, तो सुपर डॉट टॉम मतलब बेस क्लास का टॉम चल जाएगा। लिख लीजिए।
पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, डोंट वेस्ट टाइम, बस कहीं तो भी थियोरी लिख लो कि ऐसा करने से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फाइनल स्टेटमेंट, जब भी डिराइव से बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना हो और उसी नाम का मेंबर डिराइव क्लास में हो तो सुपर कीवर्ड का यूज़ किया जा सकता है बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी डिराइव से बेस क्लास का मेंबर एक्सेस करना हो और उसी नाम का मेंबर डिराइव क्लास में हो तो सुपर डॉट लिख के आप बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगला एग्जांपल, अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेथड से, उससे मेरे को अभी कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इस बात से, अगर ऐसा कर दिया जाए, मतलब क्लास को अगर फाइनल घोषित कर दिया जाए तो कोई भी क्लास उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती। जो प्रोग्रामर है उसने क्लास बनाई, वो चाहता है कि बस अभी इसका फाइनल वर्जन हो गया, इसको कोई भी एक्सटेंड ना कर सके, है ऐसी रिक्वायरमेंट, तो वो उस क्लास को फाइनल घोषित कर दे। ऐसा कर देने से उस क्लास को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। सॉरी, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल ट्रिपल ए, गलती से मैंने वहाँ फाइनल लिख दिया था, मेरे को ट्रिपल ए लिखना था। तो अगर कोई क्लास फाइनल घोषित कर दी जाए तो उसको कोई दूसरी क्लास एक्सटेंड फर्दर नहीं कर पाएगी। लिख लीजिए कोड और थ्योरी लिख लीजिए। ध्यान रखना, फाइनल ये कीवर्ड मेथड के साथ अप्लाई हो तो मेथड ओवरराइड नहीं हो सकती, क्लास के साथ अप्लाई कर दिया जाए तो क्लास को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक का टाइटल पुटअप कर लीजिए, स्टैटिक मेथड। क्लास से ट्रिपल ए ले लेते हैं। अब जो टॉम है उसको स्टैटिक घोषित कर देते हैं। अब किसी भी मेथड को अगर स्टैटिक घोषित कर दिया जाए तो बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए उसको एक्सेस किया जा सकता है, हाँ प्रोवाइडेड हो पब्लिक हो। लेट्स सी, ट्रिपल ए डॉट सैम, ट्रिपल ए डॉट टॉम, ट्रिपल ए इक्वल टू न्यू ट्रिपल ए डॉट सैम ए डॉट टॉम। मैंने सारे काम कर लिए। सैम को मैंने बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस किया। C++ में ऐसा तरीका था, स्कोप पोजीशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता था। जावा में सारा ही काम डॉट से हो जाएगा। तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए सैम को एक्सेस करने की बात करी, ये कोड कंपाइल नहीं होगा क्योंकि सैम नॉन स्टैटिक है। ये कंपाइल हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, और ये दोनों लाइनें भी कंपाइल हो जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट बना के पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को, और बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास नेम के थ्रू भी कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट। तो वो एक लाइन कंपाइल नहीं हो रही। नॉन स्टैटिक मेथड सैम कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कंटेक्स्ट। ये कमेंट कर देता हूँ। गलत है, ये क्यों गलत है वो मैं समझा चुका हूँ। ये कोड कंपाइल हो गया, ये चल गया। कोड लिख लीजिए, अगेन पॉज करके लिख लीजिए। थियरी यहाँ लिखना है कि ये लाइन इसलिए गलत है क्योंकि सैम नॉन स्टैटिक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब मेन में क्या किया इससे कोई मतलब नहीं है, यही डिस्कस करते हैं। ये दो मेंबर्स हैं एक ही क्लास के, तो लेट्स से सैम में से टॉम को कॉल किया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये अलाउड है कि नहीं? अलाउड है, कोई इशू नहीं है। अब टॉम में से सैम को कॉल कर देता है। मतलब बात हो रही है नॉन स्टैटिक में से स्टैटिक को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, और वाइस वर्सा स्टैटिक में से नॉन स्टैटिक को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं।
तो वो तो कंपाइल हो गया था और ये कंपाइल नहीं होगा। नॉन स्टैटिक मेथड सैम कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट। तो रूल है कि नॉन स्टैटिक को भी एक्सेस कर सकता है और स्टैटिक को भी कर सकता है, वेरा स्टैटिक केवल स्टैटिक को कर सकता है। तो ये कोड इसलिए कंपाइल नहीं हो रहा है, लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, स्टैटिक प्रॉपर्टी। अब चूंकि एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा C++ से मेरे को रिलेट करना है, इसलिए पहले मैं एग्जांपल C++ का बनाता हूँ। जस्ट चेक इट आउट। स्टैटिक प्रॉपर्टी ऐसा टाइटल पुटअप कर दीजिए। एक काम करता हूँ, अभी इसमें दिस अवॉइड करता हूँ, जस्ट आपका कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए, और कुछ नहीं। तो दो सेटर्स है, दो गेटर्स है, दो प्रॉपर्टीज़ है, पर एक स्टैटिक है। यहाँ पे ये C++ है, चूँकि ये C++ है तो B इज़ एन ऑब्जेक्ट। और अगर आपको जावा से ही रिलेट करना है तो B को मैं पॉइंटर बना सकता हूँ, बस कीप इट एज ऑब्जेक्ट। B डॉट सेट वॉटेज 60, B डॉट सेट दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, B1, B2। B1 सेट प्राइस 10 रुपये, फिर सी आउट B1 डॉट गेट वॉटेज, फिर सी आउट B1 डॉट गेट प्राइस, फिर B2 डॉट सेट वॉटेज 100, B2 डॉट सेट प्राइस 50, सी आउट B2 डॉट गेट वॉटेज, सी आउट B2 डॉट गेट प्राइस, फिर सी आउट B1 डॉट गेट वॉटेज अगेन, सी आउट B1 डॉट गेट प्राइस अगेन। अब ये कोड कंपाइल नहीं होगा, कारण सिंपल है, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो अंदर केवल नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी के लिए जगह होती है, और जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो अंदर केवल W के लिए जगह होगी। तो फिर प्राइस के लिए तो मेमोरी एलोकेट होगी नहीं, W मतलब वॉटेज के लिए जगह होगी, प्राइस के लिए तो मेमोरी एलोकेट होगी नहीं। तो फिर सेट प्राइस जब मेथड चलेगी तो ये कैसे काम हो पाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए ऑब्जेक्ट में कोई जगह नहीं होती, तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा अंदर केवल नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए जगह होगी। तो इस एग्जांपल के हिसाब से B1 और B2 में वॉटेज के लिए जगह होगी, प्राइस के लिए तो जगह ही नहीं होगी, तो प्राइस के लिए तो मेमोरी एलोकेट हुई नहीं। तो मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो ये सेट प्राइस जब चलेगा तो क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्राइस के लिए तो मेमोरी नहीं है। लेट्स सी, ये इशू है अनडिफाइंड रेफरेंस टू बल्क प्राइस। तो इसलिए C++ में फिर ऐसा रूल था कि अगर स्टैटिक प्रॉपर्टी है तो उसको क्लास के बाहर ऐसा घोषित किया जाए। तो इस लाइन की वजह से प्राइस के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो अब ये जब कोड चलेगा तो स्टोरी ये है कि कहीं तो भी बल्ब के प्राइस के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। ये काम हो गया मेन चलने से पहले। तब जब B1 बनेगा तो B1 में वॉटेज के लिए जगह होगी, B2 में भी वॉटेज के लिए जगह होगी। नेक्स्ट B1 डॉट सेट वॉटेज 60, तो यहाँ 60 सेट हो जाएगा।
पर 60 कैसे सेट होगा, पहले ई के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, मैजिक नहीं है कुछ भी, पहले ई के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, ई की वैल्यू 60 सेट होगी, फिर ये 60 इसको असाइन हो जाएगा, फिर फंक्शन ख़त्म, इसलिए ई की डेथ, फिर सेट प्राइस चला, सेट प्राइस चला तो अगेन ई के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, ये एक लोकल वेरिएबल है ई, उसकी वैल्यू 10 सेट होगी और इस प्राइस को 10 असाइन हो जाएगा, ये ई मर जाएगा। नेक्स्ट वॉटेज प्रिंट कराया, प्राइस प्रिंट कराया, तो वॉटेज 60, प्राइस 10, फिर b2 डॉट सेट वॉटेज, फिर ई के लिए मेमोरी एलोकेट होगी 100, यहाँ 100, ये मर जाएगा, फिर सेट प्राइस ई के लिए मेमोरी एलोकेट होगी 50, अब ये 10 हटा के यहाँ 50, अब वॉटेज और प्राइस b2 के भरोसे प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा 100 और 50, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इन दोनों की। अब दोबारा b1 के भरोसे वॉटेज और प्राइस निकाला तो क्या निकलेगा, वॉटेज तो 60 पर प्राइस 50, तो अपना एक पॉपुलर स्टेटमेंट पुराना, 1 कॉपी ऑफ static property is shared by all objects। आप पॉज करके लिख लीजिए। ये पूरी स्टोरी जो मैंने समझाई है ये C++ की है, ध्यान रखना, जावा की नहीं, इसीलिए ऑब्जेक्ट का नाम है b1, जावा में तो नाम दे ही नहीं पाएंगे, b1 और b2 पॉइंटर्स होंगे, पर ये कहानी जावा में भी सेम रहेगी। बस अब जावा बनाने वालों ने क्या किया, ये आपको ऐसा अजीब काम न करना पड़े, ये व्यवस्था कर दिया। तो पहले आप ये कहानी लिख लीजिए, अब ये एग्जांपल पॉज करके लिख लीजिए, अगेन आगे का पॉज करके लिख लीजिए, अगेन आगे का पॉज करके लिख लीजिए, अगेन आगे का पॉज करके लिख लीजिए। अब इसी को जावा के सिंटेक्सेस के हिसाब से टाइप करते हैं, लेट्स सी वहाँ क्या रूल है। आई होप आपने ये लिख लिया हो। क्लास बल्ब प्राइवेट int wattage static private int price public void set wattage e तो ये सेटर गेटर मेथड हो गई। अब यहाँ पे मैं अलग से कुछ ऐसे प्राइस को डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ जैसा C++ में करना पड़ा था। b1 b2 दो पॉइंटर्स, b1 डॉट सेट वॉटेज 60, b1 डॉट सेट प्राइस 10, system dot out dot println wattage is plus b1 dot get wattage। फिर b2 डॉट सेट वॉटेज 100, b2 डॉट सेट प्राइस 50, b2 dot get wattage
सेम एग्जांपल। अब जावा में ये कोड कंपाइल हो जाएगा तो फिर सवाल उठता है कि वो प्राइस के लिए मेमोरी कब एलोकेट होगी। वो एक अलग कंसेप्ट है, देखते हैं। कहानी यहाँ पे भी यही है, 60 10 100 50 60 और 50। ये C++ का कोड जो बनाया था। C++ में यहाँ पे int bulk प्राइस ये C++ 60 10 100 50 60 50। जावा में भी 60 10 100 50 60 50। मतलब स्टोरी तो जावा में भी यही है, डायग्राम थोड़ा सा मेरे को अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि B1 और B2 ऑब्जेक्ट्स नहीं है। लेट्स सी। तो B1 एक पॉइंटर बना, B2 एक पॉइंटर बना। अलग से प्राइस के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। कब होगी ये मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस कर रहा हूँ, पर होगी डेफिनेटली। मैंने तो एलोकेशन नहीं किया है, पर मेमोरी डेफिनेटली एलोकेट होगी। अब एक ऑब्जेक्ट बनेगा, 1000 एड्रेस मान लो, उसमें वॉटेज के लिए जगह। एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, 2000 एड्रेस मान लेते हैं, उसमें भी वॉटेज के लिए जगह। ये 1000 इसमें, ये 2000 इसमें। फिर B1 डॉट सेट वॉटेज, तो E के लिए इधर भी मेमोरी एलोकेट होगी अलग से कहीं तो भी। वैल्यू 60, इसको 60, E की मौत। फिर सेट प्राइस मेथड कॉल करी, फिर E के लिए मेमोरी एलोकेट होगी 10, इसको 10 असाइन कर दिया जाएगा, इसकी डेथ। फिर प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट होगा, 60 और 10, ये प्रिंट हुआ। वॉटेज इज 60, वॉटेज इज 10, 60 10। फिर B2 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके लिए सेट वॉटेज कॉल करी, तो E के लिए मेमोरी एलोकेट होगी 100, ये 100, E मर गया। फिर प्राइस, तो E के लिए मेमोरी एलोकेट होगी 50, ये 50 इसको असाइन कर दिया जाएगा, ये मर जाएगा। फिर B2 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके लिए गेट वॉटेज को कॉल किया तो 100 और फिर 50। फिर B1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके लिए गेट वॉटेज को कॉल किया तो 60, ये 60 था, गलती से 10 लिखा, 60। और फिर गेट प्राइस को कॉल किया तो आपकी बार 50 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे भी वो स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, 1 कॉपी ऑफ स्टैटिक प्रॉपर्टी इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये पावरफुल कंसेप्ट है। मान लो आप नहीं चाहते कि किसी चीज़ के मल्टीपल इंस्टांसेस हो या मल्टीपल कॉपीज़ हो, तो उसको क्लास लेवल पे स्टैटिक घोषित कर दिया जाए। ऐसा करने से केवल उसकी एक कॉपी मेंटेन करी जाएगी। इस एग्जांपल में मैंने आपको ये नहीं समझाया अभी कि प्राइस के लिए मेमोरी कब एलोकेट होगी। C++ में तो वो एक अलग से लाइन लिखते थे क्लास के बाहर जिसकी वजह से उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती थी। जावा में कब एलोकेट हो रही है वो अभी समझना बाकी है। तो पहले आप ये लिख लीजिए जावा का डायग्राम। इस डायग्राम में बस एक ही फ़र्क है, C++ में यहाँ B1 लिखा था, यहाँ B2 लिखा था, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के नाम थे और ये दोनों अलग से पॉइंटर्स हैं। ये कोड लिख लीजिए जावा का, पॉज करके लिख लीजिए, अगेन पॉज करके लिख लीजिए, अगेन पॉज करके लिख लीजिए, अगेन पॉज करके बचा हुआ लिख लीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे भी इस पॉइंट के वजह से बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। पॉइंट है कि इस प्राइस के लिए मेमोरी कब एलोकेट होगी। तो अब ध्यान से समझिए। मैं पहले एक काम करता हूँ, सारी या डिलीट क्यों करूँ, जावा सी कर चुका हूँ पर फिर भी टॉपिक समझाना है इसलिए जावा सी EG1.java कोड कंपाइल हो गया।
EG1 डॉट जावा में क्या क्या है, वही एक क्लास है बल्ब, एक क्लास है PSP। तो जो पहले डिस्कशन हुआ था उसके हिसाब से अगर मैं डायरेक्टली देखूँ तो एक क्लास है कौन सी, बल्ब, ये तो पुराने एग्जाम्पल की वजह से बनी हुई, एक क्लास है बल्ब और एक क्लास है PSP। अब जब हम जावा PSP लिखते हैं तो जावा JVM, ध्यान से समझिएगा, अपन ने एग्जीक्यूशन के लिए लिखा जावा PSP। अब PSP एक अलग क्लास है, बल्ब एक अलग क्लास है। तो ये जो JVM है ये PSP क्लास को लोड करेगा। अभी बल्ब क्लास की कोई बात ही नहीं हुई है, उसने से केवल किस क्लास को लोड किया, PSP को, और उसके मेन से एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। तो PSP क्लास लोड हुई। अब जब उसके मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो मेन की पहली लाइन पे बल्ब क्लास की बात करिए, तो पहले बल्ब क्लास मेमोरी में लोड करेगा। और JVM की फितरत है कि जब भी वो कोई क्लास लोड करता है तो उसके स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है। आई एम अगेन रिपीटिंग द सेंटेंस, अंडरस्टैंड केयरफुली। मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ ऑब्जेक्ट बने, मैंने ये बोला कि बल्ब क्लास को मेमोरी में लोड करेगा वो। मतलब ऐसा नहीं कि अगर पूरे प्रोजेक्ट में 2230 क्लासेस इस्तेमाल हो रही तो एप्लीकेशन चलाती सारी क्लासेस लोड हो गई। एज एंड व्हेन जिस जिस क्लास की ज़रूरत पड़ती है लोड होती जाएगी, और जैसे ही कोई क्लास लोड करता है वो तो उस क्लास के स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है। और भी कुछ करता है पर वो टॉपिक अभी हुआ नहीं है तो मैं अभी समझा नहीं सकता। बस इतना सुन लीजिए कि जब भी कोई क्लास JVM लोड करेगा तो उसके स्टैटिक मेंबर्स के स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा। और क्लास लोडिंग एक ही बार होती है। तो इस वजह से, इस लाइन की वजह से ही, मतलब इस लाइन की वजह से बल्ब क्लास लोड होगी, और बल्ब क्लास लोड होने के चक्कर में प्राइस के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो आगे जब बात बढ़ेगी तो प्राइस के लिए मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। तो ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए कि जब भी कोई क्लास, फिर से समझा देता हूँ कि लग रहा है एक एप्लीकेशन है भाई, एक C++ होता तो एक एग्जीक्यूटेबल होती, पूरा प्रोग्राम लोड हो जाता, सब कुछ लोड हो जाता। यहाँ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे जैसे क्लासेस का इस्तेमाल होता जाएगा उनको लोड किया जाएगा। तो हमने जावा PSP लिखा तो PSP क्लास लोड हुई। फिर PSP की मेन की पहली लाइन की वजह से, या ऐसा भी समझ लो अगर और टेक्निकली डिटेल में बात करना है तो स्ट्रिंग भी एक क्लास है। तो मेन से जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने की बात आएगी तो स्ट्रिंग क्लास लोड होगी। अब ये स्ट्रिंग क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, ये नहीं समझा रहा हूँ, बस जस्ट बात करनी थी इसलिए। उसके बाद इस लाइन की वजह से बल्ब क्लास लोड होगी। बल्ब क्लास लोड होते से ही अगली लाइन पे पहुंचने से पहले या अगली लाइन एग्जीक्यूट करने से पहले बल्ब क्लास के स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। लिख लीजिए आप ये पॉइंट। ये डिस्कशन था इस बात से रिलेटेड कि स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए मेमोरी कब एलोकेट होती है। नेक्स्ट अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। टर्मिनोलॉजी इम्पॉर्टेंट है और पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आगे चल के मैं जब मैं बात करूँगा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसकी बात हो रही है। तो आप अगर यहाँ देखें तो कोई वेरिएबल यहाँ अलग से है, किसी के लिए ऑब्जेक्ट में मेमोरी एलोकेट हुई है, और कोई ये लोकल है जो फंक्शन चलने पे बनता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये जो वेरिएबल्स है इनको लोकल वेरिएबल कहा जाता है। जो ऑब्जेक्ट में जिनके लिए मेमोरी एलोकेट होती है वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल कहलाता है, और जो स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ है उनको क्लास वेरिएबल कहते हैं। क्लास में डिक्लेयर्ड है इसलिए क्लास वेरिएबल नहीं। बात डिक्लेयर्ड कहाँ इससे रिलेटेड नहीं है, मेमोरी कैसे एलोकेट होगी या मेमोरी किस कॉन्टेक्स्ट में एलोकेट होगी इससे रिलेटेड। स्टैटिक है तो क्लास वेरिएबल, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल, और फंक्शन में है तो लोकल वेरिएबल। सो वेरिएबल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, आइदर अ क्लास वेरिएबल और ऑब्जेक्ट वेरिएबल या लोकल वेरिएबल। इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि सबसे रिलेटेड रूल्स अलग है। रूल्स जो है वो सारे, मतलब क्लास वेरिएबल के लिए रूल्स अलग है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल के लिए रूल्स अलग है, और लोकल वेरिएबल्स के लिए रूल्स अलग है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए। तो अपने इस एग्जांपल में आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो है लोकल वेरिएबल, ये है ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ये है क्लास वेरिएबल। B1 B2 पॉइंटर्स है जो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, तो ये भी लोकल वेरिएबल्स है। ऐसा लगता है इनको ऑब्जेक्ट वेरिएबल कहा जाए, ऐसा थोड़ी है। ये B1 B2 वेरिएबल्स है, कहाँ डिक्लेयर्ड है, मेन में। मेन क्या, फंक्शन, तो ये क्या हुआ, लोकल वेरिएबल। लिख लो ये।
अब नेक्स्ट टॉपिक का टाइटल आप पुटअप कीजिए, रूल्स ऑफ असाइनमेंट इन कंटेक्स्ट टू अ लोकल वेरिएबल। इसी वजह से मेरे को ये समझाना पड़ा था अभी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वेरिएबल के रूल्स अलग, लोकल वेरिएबल के रूल्स अलग और क्लास वेरिएबल के रूल्स अलग। अब जो टॉपिक है वो रूल्स ऑफ असाइनमेंट इन कंटेक्स्ट टू अ लोकल वेरिएबल। लेट्स सी, अब ये कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है अज्यूम कर लीजिए आप, क्योंकि लोकल वेरिएबल की बात हो रही है। तो रूल कैसा है कि, या पहले सी प्लस प्लस की बात कर लें। प्रिंटफ या सी आउट जो भी है, लोकल वेरिएबल है। ये कोड कंपाइल हो जाएगा, वेरिएबल डिक्लेयर किया, असाइन कुछ नहीं किया, और इसकी वजह से गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। लिख लो ये, अब फिर से एक पॉपुलर टर्म, जावा इज़ अ सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब रूल्स ऐसे बनाए गए हैं कि एवरेज प्रोग्रामर को भी ले लो, वो ऐसी गलतियां करेगा तो कंपाइलर कोड कंपाइल ही नहीं करेगा। तब रूल क्या है वो समझता है। हो सकता है आपको जावा सर्टिफिकेशन करना हो, तो उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसमें ऐसे ही उल्टे सीधे कोड बनाते हैं टेस्ट करने के लिए कि आपको रूल्स पता है कि नहीं। एक फंक्शन है, उसमें एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। ये एसओपी मैं लिखूँगा ऐसा बोर्ड पे, जब भी इधर लिखूँगा कुछ, तो एसओपी मतलब आप प्लीज़ उसको सॉफ्ट मत करिएगा, जस्ट कीप इट एसओपी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जस्ट टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, और कुछ नहीं। ये कोड कंपाइल नहीं होगा। देखिए मैसेज क्या है, एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। अगेन कह रहा हूँ मैं, जो रूल समझा रहा हूँ लोकल वेरिएबल से रिलेटेड है। तो ये लिख लीजिए और लिखिए कोड कंपाइल नहीं होगा। फिर मैं बताता हूँ कैसे सोचना। अच्छा, एक लास्ट सेशन में एक पॉइंट और छूट गया, या लास्ट पेज पे, जो स्टैटिक ये क्लास वेरिएबल ऑब्जेक्ट वेरिएबल ये सब डिस्कस किया था, तो उसमें मेन में जो स्ट्रिंग डबल जी लिखा था, इस डबल जी के बारे में बताना भूल गया। ये भी तो लोकल वेरिएबल है, फंक्शन का पैरामीटर वेरिएबल है, फंक्शन चलने पे बनेगा, फंक्शन ख़त्म होने पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बढ़ा लो, नहीं तो क्या है कि उसमें जी छूट जाएगा, वो ना छूटे, भूल गया था मैं बताना। चलिए बैक टू दिस एग्जांपल। अब रूल क्या समझना, हो सकता है आपको अभी इनिशियली नहीं समझ में आया, थोड़ा टाइम लगेगा इस बात को समझने में। किसी पॉइंट पे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, यहाँ समझाता हूँ। किसी पॉइंट पे किसी लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, किसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू एक्सेस करी है, जैसे x इक्वल टू 10, इसको एक्सेस करना नहीं बोलेंगे, इसको छोड़ के जो भी है, जैसे ये x की वैल्यू उठाई है, y इक्वल टू x लिखूँगा तो x की वैल्यू उठाई है, तो इसको बोलेंगे वैल्यू एक्सेस करना। तो किसी पॉइंट पर डिक्लेयर किया, किसी पॉइंट पे वैल्यू एक्सेस करिए। यहाँ से यहाँ तक n नंबर ऑफ लॉजिकल पाथ हो सकता है, वो मैं सिनेरियो क्रिएट करूँगा उन, जैसे इस ये डायग्राम कहता है 3 लॉजिकल पाथ है, तो हर पाथ पे असाइनमेंट होना चाहिए। किसी भी पाथ पे अगर असाइनमेंट मिसिंग है तो कंपाइलर कोड कंपाइल नहीं करता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक पॉइंट पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है लोकल वेरिएबल, किसी दूसरे पॉइंट पे उसकी वैल्यू एक्सेस करी है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में n नंबर ऑफ लॉजिकल पाथ्स हो सकता है। हर पाथ पे असाइनमेंट ज़रूरी है, नहीं तो कंपाइलर कोड कंपाइल नहीं करेगा। आप अभी ये लिख लो। आई एडमिट कि थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगा, पर मैं एग्जांपल जब बनाऊंगा तो क्लैरिटी आएगी। एक पॉइंट पे डिक्लेयर किया, एक पॉइंट पे वैल्यू एक्सेस करी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में n नंबर ऑफ लॉजिकल पाथ हो सकते हैं। हर पाथ पे असाइनमेंट होना चाहिए, नहीं तो कंपाइलर कोड कंपाइल नहीं करेगा। रूल है लोकल वेरिएबल से रिलेटेड।
अब एक और पॉइंट लिखिए, जब हम कंपाइलर से कहते हैं कि कोड कंपाइल करो तो पहले वो चेक करता है, पर वो सिंटैक्टिकली उसको चेक करता है, वो कोई चला चला के चेक नहीं करता। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है तो कंपाइलर उस एक्सप्रेशन को सॉल्व थोड़ी करेगा, बस उस एक्सप्रेशन का सिंटेक्स सही है कि नहीं है चेक करेगा। अगर कोई इफ़ ब्लॉक है तो इफ़ के गोल ब्रैकेट में मैंने कंडीशन लिखी है तो कंपाइलर कंडीशन इवैल्यूएट नहीं करेगा, बस ये चेक करेगा कि उसका सिंटेक्स सही है कि नहीं। अब इस एग्जांपल में देखो, इस पॉइंट पे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया, इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू एक्सेस करी, यहाँ से यहाँ एक ही रास्ता जाता है, भाई ये एक लाइन है, अगली लाइन ये है, तो एक ही रास्ता जाता है। उस रास्ते पे असाइनमेंट है क्या? नहीं है, कंपाइलर ने कोड कंपाइल नहीं किया। लिख लो ये पॉइंट। आप प्लीज़ पॉज करके लिखते जाइएगा। अब अगर मैं ऐसा करूँ तब कहानी क्या बनी? ये वो पॉइंट है जहाँ डिक्लेयर किया, ये पॉइंट है जहाँ वैल्यू एक्सेस करी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है और उस रास्ते पे असाइनमेंट है। ये कोड कंपाइल हो जाएगा। लिख लो ये बात। नेक्स्ट, एक्स कॉमा वाई, या बोर्ड पे ही समझाता हूँ आपको। सब फंक्शन में चल रहा है, ध्यान रखना। एक्स कॉमा वाई, y इज इक्वल टू 5, इफ y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x। अब ये कोड कंपाइल होगा क्या? तो लगता है हो जाएगा, पर ये कोड कंपाइल नहीं होगा। कारण देखते हैं, अपन एक एक मैटर निपटाते हैं। पहले y की स्टोरी। ये y को डिक्लेयर किया, ये पॉइंट है, यहाँ y को असाइन किया है, यहाँ y की वैल्यू एक्सेस करिए। भाई y की वैल्यू उठा के फिर 5 से कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये एक्सेस पॉइंट है। y के कंटेक्स्ट में डिक्लेयर किया है और ये एक्सेस किया है। यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता है और उस एक रास्ते पे असाइनमेंट है, तो y की तो कहानी सही है, सही है। x की कहानी देखते हैं। x को इस पॉइंट पर डिक्लेयर किया और यहाँ उसकी वैल्यू एक्सेस करिए। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के देखो एक रास्ता है जो इफ़ को बाईपास करके आगे निकल जाता है। ये एक लॉजिकल पाथ है। एक लॉजिकल पाथ है कि कंडीशन का आंसर अगर ट्रू आता है तो अंदर जाएगी बात और आगे निकल जाएगी। ये दूसरा लॉजिकल पाथ है। तो दोनों लॉजिकल पाथ पे असाइनमेंट है क्या? तो इस पे असाइन किया है, इस पे असाइन नहीं किया है। तो सारे लॉजिकल पाथ पे चूँकि असाइनमेंट नहीं है, कोड कंपाइल नहीं होगा। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, ये पाथ तो है ही नहीं, अंदर जाएगा। बात समझिए, कंपाइलर कोड चला चला के चेक नहीं करता। उसको नहीं पता कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। उसको तो बस सिंटेक्स चेक करना है, सिंटेक्स सही है। उसको लॉजिकल पाथ चेक करना है। वो सोचता है कि अगर इफ़ में फंसेगा तो ये एक रास्ता, इफ़ में नहीं फंसेगा तो ये एक रास्ता। दोनों रास्तों पे असाइनमेंट नहीं है, कोड कंपाइल नहीं होगा। जस्ट ट्राई इट आउट, फिर आप ये लिखना। X might not have been initialized। अब आप ये लिख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपाइलर कोड चला चला के चेक नहीं करता, वो केवल सिंटैक्टिकली चेक करता है। नेक्स्ट, ये लिख लीजिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसको ऐसे खुला रहने देता हूँ, उसी में चेंजेस करना है। अगर मान लो इसी को, आई वोंट वेस्ट योर टाइम, इतना पूरा नहीं लिखूँगा। y इक्वल टू 5, इफ़ y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10, सेमीकोलन है, एल्स
x इक्वल टू 30 और SOP x, ये डिक्लेरेशन है। अब देखो दो रास्ते हैं, एक इफ़ से गुज़रता है, एल्स को बाईपास करता है, एक इफ़ को बाईपास करता है, एल्स से जाता है। दोनों रास्तों पे असाइनमेंट है, ये कोड कंपाइल हो जाएगा। हाँ, हमारा मन जानता है कि एल्स वाला पोर्शन कभी नहीं चलेगा, पर कंपाइलर की बात हो रही है, कोड कंपाइल होगा कि नहीं होगा। जावा सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम की बात हो रही है, कहीं इंटरव्यू देने गए टेस्ट के तौर पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें ऐसे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं, तो आपका इंटरप्रिटेशन ठीक होना चाहिए। तो बहुत सिंपल स्टोरी है, दिमाग नहीं चलाना है, दो लॉजिकल पार्ट, दोनों पे असाइनमेंट है, कोड कंपाइल हो जाएगा। तो एल्स x इक्वल टू 30, लिख लीजिए। अब कई बार क्या होगा कि प्रोजेक्ट लेवल पे मेरे सामने ऐसे सिनेरियोज आएंगे कि कहीं वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कुछ कंडीशन है, कुछ असाइन किया है, मैं ज़बरदस्ती एल्स थोड़ी ना दूंगा, मैं फिर ऐसा काम करूँगा, कुछ तो भी वैल्यू ऊपर असाइन कर दी, मालूम है कि अगर इफ़ में जाएगा तो वैल्यू बदल जाएगी, पर फिर भी ऊपर असाइन कर दिया। अब इससे क्या होगा कि ये डिक्लेरेशन है, ये वैल्यू एक्सेस है, और एक पाथ है जो इफ़ से गुज़रता है, एक इफ़ को बाईपास करता है, पर हर सूरत में ये तो हो गई जो दो लॉजिकल पाथ है, एक इफ़ में फंस के जाने वाला और एक इफ़ से बाईपास करने वाला, दोनों पाथ पे ये लाइन आ रही है, ये कोड भी सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। मतलब कुछ तो भी वैल्यू ऊपर असाइन कर देनी पड़ेगी, ऐसा बहुत बार होगा प्रोजेक्ट लेवल पे, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक का टाइटल पुटअप कीजिए, लोकल वेरिएबल एज फाइनल। ध्यान रखना, पहले मेथड एज फाइनल हो गया, मेथड को फाइनल घोषित करते हैं तो उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। क्लास एज फाइनल हो गया, क्लास को फाइनल घोषित करते हैं तो उसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अब बात है लोकल वेरिएबल एज फाइनल, int x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 20, लिख लो, ये कोड कंपाइल हो जाएगा। मैं चाहे जितनी बार x को वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, लिख लीजिए पहले, फिर कंपाइल करके बताऊँगा। चलिए तो प्रिंट भी करा लेते हैं, क्या है 20 प्रिंट होगा। लिख लीजिए। अब अगला एग्जांपल लिखिए, पहले लिख लीजिए फिर समझा रहा हूँ। लोकल वेरिएबल को फाइनल, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट वेरिएबल को फाइनल घोषित करूँगा, अलग रूल, क्लास वेरिएबल को फाइनल घोषित करूँगा, अलग रूल। अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो लोकल वेरिएबल एज फाइनल का चल रहा है। अब रूल बहुत ही सीधा साधा है, कंपाइलर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर किसी वेरिएबल को फाइनल घोषित, अच्छा कंपेयर मत करिएगा कि ये C++ के कॉन्स्ट जैसा, ऐसा कुछ नहीं, दिस इज समथिंग न्यू, तो एक्सेप्ट इट। ज़बरदस्ती किसी से अपने को हर बार किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर लोकल वेरिएबल को फाइनल घोषित किया तो कंपाइलर को देखो कैसे डिज़ाइन किया है। कंपाइलर बस ये ध्यान रखता है कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ऐसा सिनेरियो नहीं आना चाहिए कि उस एक्स के साथ मल्टीपल असाइनमेंट्स हो जाए, मतलब एक बार ही असाइनमेंट हो उसके साथ। ये दिखने के हिसाब से नहीं, चलने के हिसाब से कंपाइलर ऐसे ध्यान देता है कि जब ये कोड चलेगा तो कहीं एक्स के साथ मल्टीपल असाइनमेंट तो नहीं हो जाएंगे। अगर उसे लगता है हो जाएंगे तो ये कोड गलत है, तो इस वजह से ये लाइन कंपाइल नहीं होगी। लिख लो आप, ये हाईलाइटेड लाइन कंपाइल नहीं होगी। पॉज करके लिख लीजिए। ये देखिए, एक्स माइट ऑलरेडी हैव बीन असाइंड। दूसरा कोड लिखिए, ये कोड भी कंपाइल नहीं होगा। पर अब कौन सा असाइनमेंट गलत, ये वाला गलत। सॉरी, वो तो पुराना वाला चल रहा है PSP, ये कोड कंपाइल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, अब किसी को फंसाना है तो ये दूसरा एग्जांपल, ये लूप कितनी बार चलेगा, एक बार ही चलेगा। लिख लीजिए, ये कोड कंपाइल
नहीं होगा। आँखों को दिख रहा है एक ही बार असाइनमेंट, चलने के हिसाब से सोचें लूप है, लूप मतलब मल्टीपल आइट्रेशंस, तो कंपाइलर तो ये सोचता है कि ये लूप अगर कई बार चल सकता है, कई बार चलेगा तो इसके साथ असाइनमेंट तो कई बार हो जाएगा। आप ये मत मन में लाओ कि हर बार वही तो असाइन हो रहा है, ये मत मन में लाओ कि ये तो लूप एक ही बार चलेगा, क्योंकि कंपाइलर कंडीशन थोड़ी ना चेक कर रहा है, कंपाइलर तो सिंटेक्स चेक करता है। कंपाइलर को नहीं पता कि ये लूप एक ही बार चलने वाला है, उसके लिए तो लूप है कई बार चल सकता है, कई बार चलेगा तो असाइनमेंट कई बार हो जाएगा। तो अगर कोई लोकल वेरिएबल फाइनल है तो उसको लूप में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। x might be assigned in a loop, फिर x might not have been initialized, वो एक अलग इशू है, वो इशू इसकी वजह से है क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, यहाँ पे वैल्यू एक्सेस है, और हो सकता है लूप चले, हो सकता है लूप एक बार भी ना चले। तो दो लॉजिकल पाथ है, एक पे असाइनमेंट है एक पे नहीं है, इसलिए ये गलत। और ये क्यों गलत? क्योंकि लूप में असाइन नहीं कर सकता। लिख लीजिए सारे पॉइंट्स। कुछ भी आपको डाउट हो तो वो डाउट सेक्शन है नीचे, उसमें डाउट पुटअप कर दीजिए, 24 घंटे में मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका। या आप support@thinkingmachines.in पे अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूँ। जावा में एक बनी बनाई क्लास है ऑब्जेक्ट नाम की, लिख लो। जिन्होंने जावा बनाया उन्होंने क्लास बना रखी है ऑब्जेक्ट नाम की। और हम जब कोई क्लास बनाते हैं, हम अगर कोई क्लास लिखेंगे और हमारी क्लास अगर किसी को एक्सटेंड नहीं करती, मान लो क्लास ट्रिपल है, तो कंपाइलर इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो यहाँ लिख देगा एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। ये कंपाइलर ने लिखा है। अगर मान लो हमारी क्लास किसी को एक्सटेंड करती है, तो जिसको एक्सटेंड करती है उसने किसी को एक्सटेंड नहीं किया तो वो कंपाइलर से ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड हो जाएगी। अगर उसने किसी को एक्सटेंड किया है तो वो जिसको एक्सटेंड कर रही है उसने किसी को एक्सटेंड नहीं किया तो वो ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब अपन ऊपर चढ़ते जाएंगे तो टॉप पे एक ही क्लास मिलेगी ऑब्जेक्ट, सारी क्लासेस उसके नीचे ही आना है हमेशा। तो इसीलिए टर्म है ऑब्जेक्ट इज़ द सुपर मोस्ट क्लास इन जावा। नेक्स्ट सेशन मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि इसका क्या फ़ायदा आगे क्या होगा, बस मुझे आपको इतना सिखाना था कि जावा में ऑब्जेक्ट जो क्लास है, बनी बनाई क्लास है, वो अपर केस है, वो सुपर मोस्ट क्लास है। वो सुपर मोस्ट क्लास ये कैसे इंश्योर किया, जब भी कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं करती तो उसको ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड कर। केवल एक क्लास है जो किसी को एक्सटेंड नहीं करती, वो ऑब्जेक्ट क्लास है। ये भी सर्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, सर्टिफिकेशन की जो एग्ज़ाम होती है। कभी उसको जेसीपी कहते थे, कभी ओसीजेपी कहने लग गए, जो भी है। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ हो कि जावा सर्टिफिकेशन करा हुआ है तो आपका वेटेज ज़्यादा होगा। अब फ्रेशर के लिए तो कुछ नहीं रहा, इंटरनल असेसमेंट के लिए हो सकता है अगर आपने सर्टिफिकेशन किया हो तो आपको कंपनी रीइंबर्स कर दे उसका पैसा और प्रोजेक्ट में चांस मिल जाए। एज ए फ्रेशर मतलब इज़ नॉट डूइंग अ जॉब, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये सर्टिफिकेशन किया जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही एज सच। पॉज करके लिख लीजिए। आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। थैंक यू।